तो उम्मीद करता हूँ कि अब क्लियर हो गया होगा आपको कि हम कहना क्या चाह रहे थे। तो आज के टॉपिक पे चलते हैं। आज हम बात कर रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेल रिप्रोडक्टिव डिजीजेस कैसे आते हैं। आप सबने बहुत सारे इश्तेहार देखे होंगे। गुप्त रोगी मिले या मर्दाना ताकत का इलाज, ये वो। सो ऐसे जितने भी फालतू के वाहियात एडवर्टाइजमेंट आपने देखे, आज उन सारे एडवर्टाइजमेंट की सच्चाई समझ में आएगी आपको कि मेल रिप्रोडक्टिव डिजीजेस एक्चुअली होती क्यों है, और क्या सच में ये मेल रिप्रोडक्टिव डिजीजेस इतनी होती हैं जितना इनका इलाज किया जाता है। ठीक। तो इससे पहले आपको बेसिक्स में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात समझाता हूँ कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता क्या है। तो ये आपके पास स्क्रीन पे एक इमेज दिख रही होगी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। जो ऑर्गन्स हैं, ये ऑर्गन्स कैसे होते हैं, क्या होते हैं और इनका क्या काम होता है। तो जो सबसे जरूरी ऑर्गन है वो है स्क्रोटम। ये जो स्क्रोटम है, स्क्रोटम का काम होता है कि जो टेस्टिकल्स हैं, जो टेस्टिकल्स जो स्पर्म बनाएंगे, जो टेस्टिकल्स टेस्टोस्टेरोन बनाएंगे, उन टेस्टिकल्स को प्रोटेक्ट करना, उनको एक थैले में रखना। तो ये जो स्क्रोटल सैक है, ये एक तरह का थैला है। इस थैले के भीतर टेस्टिकल्स रहते हैं। टेस्टिकल्स क्या है? टेस्टिकल्स दो एक जैसा स्ट्रक्चर है जिसके भीतर टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन बनता है, और यही टेस्टिकल्स जो है वो स्पर्म का प्रोडक्शन भी करते हैं। तो अगर ये टेस्टिकल्स और स्क्रोटम दोनों की हेल्थ अच्छी रहे तो क्या होगा? ना टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम होगा और ना ही स्पर्म का प्रोडक्शन कम होगा। तो अगर किसी मेल में स्पर्म काउंट कम है या किसी मेल में टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम है, तो दोनों ही कंडीशन में क्या करना है? एक तो टेस्टिकल्स पे ब्लड सप्लाई अच्छी होनी चाहिए, दूसरा स्क्रोटल सैक जो है आपका वो बेहतर होना चाहिए। तो स्क्रोटल सैक कैसे बेहतर होगा? स्क्रोटम की कुछ खासियत होती है। इसकी खासियत ये होती है कि ये आपकी बॉडी से अटैच होते हुए भी समटाइम डिटैच हो जाता है। तो ये कब अटैच रहेगा, कब डिटैच होगा, मेल्स तो आसानी से इसको एक्सपीरियंस भी करते होंगे कि कब उनके स्क्रोटल सैक जो है वो उनकी बॉडी से चिपक जाएंगे और कब उनकी बॉडी से दूर हो जाएंगे। तो जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो स्क्रोटल्स क्या ये जो स्क्रोटल सैक है वो नीचे की ओर आ जाता है, जिससे आपके टेस्टिकल्स बॉडी से थोड़े दूर हो जाते हैं। और जब थोड़ा टेम्परेचर कम होता है तो ये स्क्रोटम क्या है, सिकुड़ जाता है और आपके टेस्टिकल्स ऊपर चले जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके स्पर्म को लंबे समय तक बेहतर रखने के लिए किसकी जरूरत होती है? आपके बॉडी से थोड़े कम टेम्परेचर, करीब 2 डिग्री के अंतर वाले टेम्परेचर की जरूरत होती है इनको अपना टेम्परेचर मेंटेन करने में, अपना हेल्थ अच्छा रखने में। तो जब आपके स्क्रोटल सैक जो है वो नीचे की ओर आ जाए और जब ये ऊपर की ओर चले जाए, तो आपको समझना है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर बदल रहा है या आपके आसपास का टेम्परेचर बदल रहा है। तो एक बहुत सिंपल सी चीज समझ में आई कि स्क्रोटम की हेल्थ जो है या टेस्टिकल्स की हेल्थ बहुत हद तक टेम्परेचर से जुड़ी हुई है। तो अगर आप अपने पेल्विक फ्लोर पे टेम्परेचर ना बढ़ने दें तो क्या होगा? आपके टेस्टिकल्स की हेल्थ अच्छी रहेगी। अनिशा, सिर्फ आपको ही ब्रेक कर रही है या सबको ब्रेक कर रही है? हर किसी को मेरी आवाज ब्रेक कर रही है? अनिशा एक बार प्लीज चेक कर लीजिएगा सर। तो टेस्टिकल्स की जो हेल्थ है वो एक चीज समझ में आई कि टेम्परेचर पे बेस्ड है। अगर आप टेम्परेचर मेंटेन कर लेते हो अपनी बॉडी का तो आपके टेस्टिकल्स अच्छे रहेंगे। अब ये टेम्परेचर कैसे मेंटेन होगा? जाहिर सी बात है कि आप
समाज में, ऐसे सभ्य समाज में रह रहे हैं जहाँ बहुत सारे कपड़े पहनने की सलाह दी जाती है कि अगर आप ज्यादा कपड़े नहीं पहनोगे तो आप सभ्य नहीं हो। और कपड़ों की वजह से क्या होगा, हमें थोड़ा सा टेम्परेचर नेचुरली बढ़ जाएगा। तो अगर मेल सिर्फ दो चीजें कर ले, एक तो बहुत टाइट कपड़े पहनना जो है, टाइट कपड़े पहनना छोड़ दे। जैसे क्या हुआ, बहुत टाइट अंडरवियर ना पहने, या जैसे जो पैंटें आती हैं हमारी जीन्स की, बहुत टाइट टाइट, ये पैंटें पहनना कम कर दें। तो अगर जीन्स पहनना कम कर दें और बहुत टाइट कपड़े पहनना कम कर दें, तो क्या होगा, हमारे स्पर्म की हेल्थ जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी। तो सिंपली दो चीजें करनी है आपको, एक तो टाइट कपड़े नहीं पहनना, दूसरा अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना है। सो बॉडी का टेम्परेचर कैसे मेंटेन होगा, जब आप भागते दौड़ते हो, एक्सरसाइज करते हो, तो आपको सिखाया क्या जाता है कि आप सपोर्टर्स पहन के रखो या लंगोट पहन के रखो, ऐसा बताया जाता है। एक सेकंड रुकिए। हम्म। तो पहली चीज समझ में आई, कपड़े नहीं पहनने। दूसरी चीज क्या है, फिर से मैं आपको इसी डायग्राम पे लेके चलता हूँ दूसरी चीज समझाने के लिए। ये दूसरी चीज जो है, यहाँ अगर आप देखें तो एक इजैकुलेटरी डक्ट दिख रही है आपको। इस इजैकुलरी डक्ट का मतलब ये हुआ कि ये आपकी बॉडी से यूरिन और सेमेन, स्पर्म, सब बाहर निकालने का काम करती है। ये आपके पेनिस के थ्रू कनेक्टेड है इजैकुलरी डक्ट, और इसका काम है यूरिन को बाहर निकालना, सेमेन को बाहर निकालना। तो जब यूरिन और सेमेन एक ही रास्ते से आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इस रास्ते पे कोई ना कोई स्टॉपर लगा होगा, कोई ना कोई कन्वर्टर लगा होगा, जो एक टाइम पे यूरिन एक टाइम पे सेमेन को आने के लिए रास्ता बनाता होगा। अब गलती इसी रास्ते पे होती है। ये रास्ता बनता है प्रोस्टेट ग्लैंड की वजह से। आप देखेंगे मेल्स में प्रोस्टेट ग्लैंड की प्रॉब्लम बहुत आता है। दूसरा ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स हैं जिनकी वजह से। ठीक। तो जब मेल्स खड़े होके यूरिन एक्सक्रीट करते हैं, तो उनके ये ग्लैंड्स धीरे 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 क्या होंगे, कमजोर होने लगे। जनरली जो मेल्स खड़े होके यूरिन पास करते हैं, उनमें अक्सर देखने को मिलता है कि कुछ चिपचिपा सा सिक्रीशन या तो यूरिनेशन के पहले या यूरिनेशन के बाद आने लगता है, जैसे जैसे आपके ये ग्लैंड्स कमजोर होने लगेंगे। तो या तो पहले कुछ प्रीकम आएगा या बाद में कुछ सिक्रीशंस आएंगे। ये सिक्रीशंस क्या है, ये सेमेन का छोटा सा हिस्सा है जो उस कन्वर्जन प्रोसेस से लीक होके बाहर आया।
तो अगर आप खड़े होके यूरिन एक्सक्रीट करना बंद कर दें, आप बैठ के यूरिन एक्सक्रीट करना चालू कर दें, तो आप बहुत हद तक देखेंगे कि ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो आपको करना क्या है, यूरिन खड़े होके ना पास करना है, आपको बैठ के पास करना है। हमारे पूर्वज, आपने देखा भी होगा, दादाजी को, नाना जी को, या और अ, किसी बड़े से बात करिएगा, तो आपको पता चलेगा पुराने समय में लोग यूरिन एक्सक्रीशन के लिए जब जाते थे तो बैठ के यूरिन एक्सक्रीट करते थे। तो बैठने की वजह से इन ग्लैंड्स का प्रेशर कम हो जाता था। लेकिन अभी सभी समाज में हमने खड़े होके यूरिन पास करने को ट्रेंड बना लिया, या फैशन बना लिया, या जरूरत बना ली, जो भी आप समझिए। तो अगर ये दो चीजें हमने अपनी जीवन की बदल दी, तो बहुत हद तक हम मेल रिप्रोडक्टिव डिजीजेस से बच भी सकते हैं और इनको इम्प्रूव भी कर सकते हैं। तो कौन कौन सी दो चीजें हुई, एक तो खड़े होके यूरिन एक्सक्रीट करना बंद कर दीजिए, दूसरा बहुत टाइट कपड़े पहनना बंद कर दीजिए। तो जब आप खड़े होके यूरिन एक्सक्रीट नहीं करोगे, टाइट कपड़े नहीं पहनोगे, तो आपके टेस्टिकल्स की हेल्थ अच्छी रहेगी, मतलब टेस्टोस्टेरोन अच्छा बनेगा। टेस्टोस्टेरोन अच्छा बनेगा तो मेल हार्मोन है, ये आपके मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन ही नहीं है, ये आपके सेहत के लिए बहुत काम का हार्मोन। दूसरा क्या होगा, आपके स्पर्म की क्वालिटी डिक्रीज नहीं होगी, स्पर्म का प्रोडक्शन डिक्रीज नहीं होगा। तो स्पर्म क्वालिटी भी इंप्रूव हो गई, आपका सेमेन, आपका जो यूरिन का फ्लो था, जिसकी वजह से इन्फेक्शंस और दुनिया भर के और चैलेंजेस आने वाले थे, उन चैलेंजेस से भी बच गया। अब एक बार मोटा मोटा इस पूरे स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं, फिर आगे डिजीजेस की ओर चलते हैं। तो टेस्टिकल्स और स्क्रोटम समझ लिया आपने। इसके ऊपर एक दूसरा स्ट्रक्चर होता है, ये इसको बोलते हैं इपिडिडाइमिस। इपिडिडाइमिस ये स्पर्म के कलेक्ट होने का घर है। यहाँ पे स्पर्म्स क्या होते हैं, कलेक्ट होते हैं, और फिर जब जरूरत पड़ती है तो ये एक दूसरी वास डिफेंस है जिसके थ्रू बाहर जाते हैं। ठीक, बल्बोइरेक्टल ग्लैंड आपने समझ लिया, इजैकुलेटरी डक्ट समझ लिया, प्रोस्टेट ग्लैंड समझ लिया। अब यहाँ पे ये सेमिनल वेसिकल्स होते हैं, इनमें क्या होता है, सीमेन बनता है। यहां से आया और ये स्पर्म मिला, यहां से सीमेन निकल के आया, ये सीमेन निकल के आया, ये स्पर्म यहां से आया, और दोनों मिलके क्या हुए, आगे चले गए किसमें, इजैकुलेटरी डक्ट। तो सीमेन जो होता है, जो व्हाइट वाला पार्ट है, यहाँ बना, और जो स्पर्म है वो यहाँ बना एपिडिडाइमिस में। तो सीमेन और अच्छे से बने, स्पर्म अच्छे से बने, इजैकुलेशन अच्छा हो गया, तो ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। प्रोस्टेट ग्लैंड के ठीक ऊपर आप देख रहे होंगे, तो ये यूरिनरी ब्लैडर है, ये यूरेटर्स हैं, यहीं पे यूरेथ्रा है, ये यूरेथ्रा की ओपनिंग डायरेक्ट कहाँ पे है आपके, ये देखिए, इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक, तो ये एक तरफ से यूरिन आ रहा है, दूसरी तरफ से सेमेन और स्पर्म, दोनों का यहाँ पे एक स्टॉपर वाला काम होगा कि भैया एक टाइम पे सेमेन जाएगा, एक टाइम पे यूरिन जाएगा। ठीक, बाद में फिर अगर हम बात करें पेनिस के स्ट्रक्चर की, तो पेनिस का स्ट्रक्चर, यूरेथ्रा का स्ट्रक्चर, ये बहुत हद तक ब्लड सर्कुलेशन पे बेस्ड रहता है। सो पेनिस जो है, अगर उस पर अच्छे से ब्लड सप्लाई अच्छी होगी तो ये बेहतर फंक्शन करेगा। ब्लड सप्लाई डिक्रीज होगी तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को समझने के बाद एक चीज समझ में आ गई कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो स्ट्रक्चर था, भगवान ने बहुत सोच समझ के बनाया था। हमने उसको खराब किया अपनी दो आदतों की वजह से, खड़े होकर यूरिन एक्सक्रीट करना और दूसरा टाइट कपड़े पहनना। अब बात करते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आखिर प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं, कौन कौन सी बीमारियां हैं जो बीमारियां लोगों को परेशान कर रही हैं, और कैसे इन बीमारियों से हम बच सकते हैं अगर ये बीमारियां हो जाए तो। प्लीज अपनी अपनी स्क्रीन ऑन कर लीजिए, तो मुझे लगता है कि थोड़ा टू वे कम्युनिकेशन होगा तो बेहतर समझ में आएगा, और बेहतर मैं समझा भी पाऊंगा, क्योंकि जनरली ऐसा टॉपिक है जिसपे लोग बात कम करते हैं। तो मैं चाह रहा हूं कि अगर हम बात कर रहे हैं तो थोड़ा ढंग से बात करें, जिससे सही इंफॉर्मेशन हम एक्सचेंज कर पाए। तो एक चीज तो हमें समझ में आ गई कि अगर ये सारा हेल्थ अच्छा रखना है तो इनमें ब्लड सप्लाई अच्छी होनी होगी।
तो ब्लड सप्लाई अच्छी कैसे होगी पी हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे? हम दिन भर क्या करते हैं, ऐसे बैठे रहते हैं सीट पे, पैर हमारे मुड़ जाते हैं, बैठ जाते हैं, चाहे हम क्रॉस लेग करके बैठ रहे हैं, जिस भी तक कंडीशन में हम बैठ रहे हैं। तो पहली चीज क्या होता है कि हमारे लंबे समय तक बैठने की वजह से हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाती है। तो अगर आप लंबे समय तक बैठ रहे हैं, तो पहले क्या करना है, ब्लड सप्लाई को इम्प्रूव करने के लिए थोड़ी आदत डालनी है चलने की। जब आप चलने की आदत बनाओगे तो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे ब्लड सप्लाई थोड़ी बेहतर हो जाएगी। एक बार ऐसा करते हैं, ब्लड सप्लाई भी देख ही लेते हैं। तो ये ब्लड सप्लाई हम देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे कैसे होती है। तो ये जो पहला स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इस पहले स्ट्रक्चर में अगर आप ध्यान से देखें तो ये इन, इंटरनल इलियक आर्टरी है। इस इंटरनल इलियक आर्टरी के सब ब्रांचेस जो हैं, ये एक आर्टरी निकल के आई है जो पेनिस की ओर ब्लड सप्लाई लेके जा रही है, राइट। तो अगर आपके इंटरनल इलियक आर्टरी पे ब्लड सप्लाई कम आ रही है, तो यहाँ पे भी ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी। अब ये समझते हैं कि आखिर यहाँ पे ब्लड सप्लाई इंटरनल इलियक आर्टरी से आ रही, तो इलियक आर्टरी क्या काम करती है, कहाँ ब्लड लेके जा रही है, जिससे हम ये समझ पाएंगे कि हमारी जो पेनाइल आर्टरी है उस पे ब्लड सप्लाई कैसे डिक्रीज होती है। तो ये इलियक आर्टरी जो है ये एक्सटेंड होके आपके इंटेस्टाइन की ओर जाती है। इलियक आर्टरी जो है ये एक्सटेंड होके आपके इंटेस्टाइन की ओर जाती है। ये देखिए, ये यहाँ से कॉमन इलियक आर्टरी ये बिगिन हुई है। ये एक्सटर्नल इलियक आर्टरी है और ये इंटरनल इलियक आर्टरी है। इसी इंटरनल इलियक आर्टरी की ही सब ब्रांच जो है आपकी पेनाइल आर्टरी बनाती है। ठीक है। तो अब इसमें ब्लड आ रहा है काफी सारे पार्ट्स पे ये लेके जा रहा है, लेकिन मेन जो इंटरनल इलियक आर्टरी है या एक्सटर्नल इलियक आर्टरी है, इसका ब्लड पहुंचता है हमारी आंतों पे, इंटेस्टाइन पे। तो जब इंटेस्टाइन पे ब्लड का कंजप्शन अच्छा होगा तो इन पे ब्लड सप्लाई बढ़ेगी। और अगर इंटेस्टाइन पे ब्लड का कंजप्शन अच्छा नहीं हुआ, ब्लड का यूज अच्छा नहीं हुआ, तो क्या होगा, यहाँ पे आपको ब्लड जो है वो आगे बढ़ना कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि इस हिस्से पे ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी, या यहाँ से ब्लड आगे नहीं बढ़ेगा क्योंकि पीछे ब्लड यूज नहीं हो रहा है। तो जब कहीं पे ब्लड यूज नहीं हो रहा तो आगे ब्लड रुकने लगेगा या स्लो होने लगेगा। अब इंटेस्टाइन पे ब्लड यूज क्यों नहीं हो रहा है? जब आपको कॉन्स्टिपेशन होगा, जब आपकी इंटेस्टाइन में खाना देर तक रुकेगा, तो क्या होगा, वहां पे ब्लड का जो यूज है वो डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से नीचे आपको ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी। तो ऐसे लोग जिनको कॉन्स्टिपेशन होता है, ऐसे लोग जिनको बहुत देर से डाइजेशन होता है या डाइजेशन अच्छा नहीं होता, बहुत गैस बनती है, उन सभी के रिप्रोडक्टिव ब्लड सर्कुलेशन में चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। तो अगर आपकी आंतें हेल्दी नहीं है तो आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम हेल्दी नहीं होगा। तो इससे हमें क्या समझ में आया
कि पहले रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हेल्दी करने से ज्यादा जरूरी है आंतों को हेल्दी करना। अगर आंतें हेल्दी हो जाएंगी तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम नेचुरली हेल्दी हो जाएगा। अब आंतें और रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कनेक्शन तो हमें समझ में आ गया। आंतें हेल्दी कैसे होंगी? जितना आप फिजिकली एक्टिव होगे, पैदल चलोगे तो इंटेस्टाइन की मूवमेंट एक्सेलरेट होगी, शांत रहोगे इंटेस्टाइन की मूवमेंट एक्सेलरेट रहेंगी, तो क्या होगा? आपका डेफिकेशन प्रोसेस आसान हो जाएगा और आपके जेनाइटल ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई अच्छी मिलेगी। तो इसीलिए ज्यादातर जो मेल रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स है वो कहाँ से जुड़े हुए हैं? आपकी बेसिक हेल्थ से। अब ये जो दो कॉमन प्रॉब्लम्स आते हैं पेनाइल आर्टरी पे ब्लड सप्लाई डिक्रीज होने से, दो कॉमन प्रॉब्लम्स कौन से आते हैं? पहला कॉमन प्रॉब्लम आता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। मेल इंटरकोर्स के टाइम पे इरेक्शन या तो कंप्लीट नहीं फील करता या इरेक्शन ही नहीं फील करता। दोनों ही कंडीशन कब होंगी? इरेक्शन के लिए चाहिए अच्छा सा ब्लड, जब ब्लड सप्लाई अच्छी नहीं होगी तो इरेक्शन नहीं होगा, या ब्लड सप्लाई अगर थोड़ी बहुत होगी तो इरेक्शन क्या होगा? इनकम्प्लीट होगा, प्रॉपर टाइटनेस नहीं होगी, या टाइटनेस हुई बहुत लंबे समय तक नहीं रुकी। सो इरेक्टाइल डिसफंक्शन का सीधा सा रिश्ता कहां से था? ब्लड सप्लाई से। ब्लड सप्लाई बढ़ी कैसे? पैदल चल के, डाइजेशन को इम्प्रूव करके, एक्सक्रीशन को इम्प्रूव करके। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन किसी भी मेल को किसी भी एज में एक्सपीरियंस हो सकता है, ये कोई बीमारी नहीं है। अगर आप कॉन्स्टिपेटेड हैं, अगर आपका डाइजेशन स्लो है, सो इरेक्टाइल डिसफंक्शन होना बहुत नेचुरल सी बात है, ये बीमारी नहीं है। दूसरी चीज क्या हुआ? दूसरा एक बहुत और कॉमन प्रॉब्लम देखने को मिलता है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। इजैकुलेशन किससे किससे निर्भर करता है? अगेन आपका ब्रेन कितना स्टिमुलेटेड है और बॉडी कितनी स्टिमुलेटेड है। तो जब बॉडी हाइपर स्टिमुलेटेड होगी और ब्रेन उतना ही हाइपर रिस्पॉन्स करेगा, सो इजैकुलेशन अर्लियर हो जाएगा। अब ये हाइपर स्टिमुलेशन क्या है? जैसे ब्लड सप्लाई है वैसे ही नर्व सप्लाई भी होती है। ये नर्व सप्लाई ही इरेक्शन का या इरेक्शन के बाद के फीलिंग का एहसास कराते हैं। तो जब मेल में ये नर्व सप्लाईज टेंस्ड होंगी, हाइपर स्टिमुलेटेड होंगी, तो क्या होगा? ये अपना काम जल्दी जल्दी निपटाएंगी, इजैकुलेशन का प्रोसेस बहुत अर्लियर हो जाएगा। अब सोचिए टेंस्ड क्यों है या ये नर्व सप्लाई पर स्ट्रेन क्यों है? क्योंकि स्ट्रेन यहाँ है, क्रेनियल प्रेशर। तो जब क्रेनियल प्रेशर बढ़ेगा तो उन सभी काम को ब्रेन हड़बड़ी में निपटाएगा जिन कामों को निपटाने से उसको थोड़ा आराम मिले। तो उससे क्या होगा? आईबीएस की प्रॉब्लम डेवलप होगी। कभी आपके इंटेस्टाइन की मूवमेंट बहुत तेज हो जाएगी, कभी मूवमेंट बड़ी स्लो हो जाएगी। तो जिनको भी डाइजेशन इरेगुलर रहता होगा, जिनको रोज मोशन नहीं होते होंगे, किसी दिन लूज मोशंस होते हैं, किसी दिन कई बार मोशंस होते हैं, उन सभी को क्या होगा? प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होगा। क्योंकि नर्व सप्लाई भी तो सिमिलर ही आ रही है। तो जब आंतों को दिमाग सही से नहीं मैनेज करेगा तो रिप्रोडक्शन को भी सही से नहीं मैनेज करेगा। आंतों को सही से मैनेज करेगा तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को भी सही से मैनेज करेगा। तो इसलिए अगर पेट अच्छा तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ अच्छी, पेट खराब तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ खराब। तो अगर आप पेट को अच्छा कर लेंगे तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ को निश्चित बेहतर कर पाएंगे। तो जितने भी ये इश्तिहार लिखे रहते हैं मर्दाना कमजोरी का इलाज, ये सब कुछ नहीं करते, सिर्फ बेवकूफ बनाते। कोई चूरण, कोई चटनी, कोई तेल, कोई कुछ आपको बेच रहा है, बेवकूफ बना रहा है और आप
क्योंकि जब बीमारी ही नहीं है तो इलाज किस चीज का होगा। एक आध दिन जब आप दवाई लेके आते हो, थोड़े पॉजिटिव होते हो, थोड़े रिलैक्स होते हो, आपको रिजल्ट भी दिख जाता है। फिर जैसे बैक टू नॉर्मल आते हो, फिर आपका रिजल्ट गायब हो जाता है। तो इसलिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अगर मेल्स इंप्रूव करना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना है, रोज अच्छे से पानी पीना है, पैदल चलना है। अगर आप रोज 4 लीटर पानी पीते हो और पैदल चलते हो, तो मैं पूरा विश्वास दिला सकता हूँ कि ना आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन होगा ना प्रीमेच्योर होगा। हाँ, अगर ये बीमारी आपको पहले से है, अगर ये आपको पहले से है, तो पैदल चलने के साथ साथ थोड़े समय तक आपको मेडिटेशन करना पड़ सकता है। क्योंकि आज की लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है जहां पे स्ट्रेस बहुत बड़ा कारण है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के माल फंक्शन। तो आप अगर अपने स्ट्रेस को थोड़ा कम करते हो, एक्टिविटी को थोड़ा बूस्ट करते हो, लिक्विड इनटेक अच्छा रखते हो, तो पक्का है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। इसके अलावा कुछ चीजें और है, जैसे कुछ वाइटल पैरामीटर्स भी आपको अच्छे रखने होंगे। आपका ब्लड प्रेशर ठीक होना चाहिए, आपका ग्लूकोज लेवल ठीक होना चाहिए। अगर आपका ग्लूकोज लेवल ठीक है, आपका ब्लड प्रेशर ठीक है, तो पैदल चलने से, पानी पीने से और स्ट्रेस कम करने से पक्का आप ठीक हो जाएंगे। तो अगर आपका ब्लड प्रेशर ठीक नहीं है, तो ब्लड प्रेशर को पहले ठीक कीजिए, क्योंकि ब्लड बहुत जरूरी है मेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए। दूसरी चीज क्या है, ग्लूकोज लेवल। क्योंकि अगर आपका ग्लूकोज लेवल ब्लड में बढ़ेगा तो ब्लड की एफिशिएंसी कम हो जाएगी, ब्लड ज्यादा थिक हो जाएगा, जिसकी वजह से उसका वहां रुकना लंबे समय तक मुश्किल हो जाएगा। तो अगर ब्लड में आपके ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है तो ग्लूकोज लेवल कम कीजिए, ब्लड का प्रेशर बढ़ रहा है तो ब्लड का प्रेशर कम कीजिए। और अगर ये दोनों प्रॉब्लम नहीं है आपके साथ, तो तीसरा क्या है, सिंपल वाटर इनटेक इंप्रूव कीजिए, जिससे ब्लड का वॉल्यूम अच्छा होगा। ब्लड का वॉल्यूम अच्छा होगा तो रिदम और रेट दोनों अच्छे आएंगे। और इसको मेंटेन करने के लिए पैदल चलिए, सो दैट आपकी बॉडी के माइनर से माइनर ब्लड कैपिलरीज में भी ब्लड फ्लो अच्छा हो सके। ठीक है, अब लेते हैं आपके कुछ सवाल। तो अगर आपके कुछ रिप्रोडक्टिव सिस्टम को लेके कुछ सवाल हैं, तो हम उस पर बात कर सकते हैं। और अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे नहीं सवाल है, तो कुछ और सवाल भी है, तो उन पे भी हम बात कर सकते हैं। अनीशा, आप पूछ रही थी कौन कौन से टेस्ट कराने चाहिए ना। सॉरी, मैं थोड़ा बिजी था, इस वजह से हम बात नहीं कर पाए। जी सर। इसका जवाब बड़ा अच्छा है, बड़ा सरल भी है, आप ही दोगे। हाँ जी अभिषेक, अनीशा के जवाब के बाद आपका जवाब ले लेते हैं। एक इंसान को सेहतमंद रहने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है। पहली जरूरत है, उसके ब्लड की हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। यस। तो एक कंप्लीट ब्लड की अंडरस्टैंडिंग, वो जो सीबीसी टेस्ट होता है, ये बहुत बेसिक टेस्ट है। ठीक, इसके बाद जी जी। आपकी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे ठीक होने चाहिए। सो न्यूट्रिशनल पैरामीटर्स जो हैं, चाहे वो B12 हो, चाहे वो कैल्शियम हो, चाहे वो आयरन हो, जितने भी न्यूट्रिशनल पैरामीटर्स हैं, विटामिन डी है, कैल्शियम है, ये सारी चीजों के पैरामीटर्स आपने ठीक कर लिए। फिर जी जी। तीसरा पैरामीटर है कि आपकी बॉडी में किसी तरह का कोई टॉक्सिन नहीं होना चाहिए, ओके। है ना। तो टॉक्सिन कहाँ कहाँ हो सकता है, ब्लड में हो सकता है, तो लिपिड प्रोफाइल से मिल जाएगा। अगर लिपिड प्रोफाइल में लगाया आपने कराया, तो आपको कोलेस्ट्रॉल और बाकी सारे पैरामीटर्स मिल गए। इसके बाद आपकी बॉडी सही से एक्सक्रीट कर पा रही है नहीं कर पा रही, वो देखने के लिए किडनी फंक्शन आपने देख लिया। सो लिपिड प्रोफाइल और किडनी फंक्शन ने आपके ब्लड की कंप्लीट हेल्थ बता दी, आपकी बॉडी में टॉक्सिन बता दी। अब लिवर हाँ ढंग से जी। काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये देखने के लिए आपने लिवर फंक्शन टेस्ट कर लिया। सो आपके पास किडनी, लिवर और ब्लड तीनों की अच्छी डिटेल्स मिल गई। जी अब आखिरी चीज आती है हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स आपकी बॉडी में कैटलिस्ट जैसा काम करते हैं।
तो आपको अंत में आपके हॉर्मोन्स की प्रोफाइल समझ लेनी है। तो अगर आपके हॉर्मोन्स की प्रोफाइल भी आपको समझ में आ गई तो बचा ही नहीं कुछ आपके पास ऐसा जो बहुत जरूरी है, जिसको आपने नहीं पता था। क्योंकि इन सब अच्छा। से आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि आपकी बॉडी में कुछ टॉक्सिन्स है या नहीं या है, नहीं। आपकी बॉडी सही से फंक्शन कर रही है या नहीं कर रही। तो जो अच्छा। बेसिक हेल्थ पैकेज होना चाहिए वो इन्हीं सारे टेस्ट को मिला के बनना चाहिए। ओके, थैंक यू सर। हाँ अभिषेक, आप पूछ रहे हैं कुछ, बताएं। नमस्ते सर, सॉरी पहला बात तो कि मैं वीडियो ऑन नहीं कर पाता हूँ। बताएं। आपका क्लास बहुत अच्छा लगता है मुझे सर। आज का मेरा दो क्वेश्चन है। आई एम नॉट श्योर वेदर इट इज रिलेटेड विथ योर सब्जेक्ट और नॉट। फर्स्ट थिंग इज कि वेदर इट इज मेल और फीमेल, उनको इन्फेक्शन होती है, ठीक है, यूटीआई जिसको बोला जाता है। समझ गए समझ गए। ठीक है, और दूसरी चीज है कि डायबिटीज चेक करा लिया, किडनी चेक करा लिया, सब कुछ चेक करा लिया, प्रोस्टेट भी ठीक है, यूएसजी में वो पता लग गया, यूरिन कंट्रोल नहीं होता है। मीन्स दे, अगर वो लोग स्नीज भी करते हैं ना इनकॉन्टिनेंस, तो। हाँ जी। इनकॉन्टिनेंस, यूरिन इनकॉन्टिनेंस की बात कर रहे हो आप, यूरिन यस लीकेज यस है। हाँ ठीक, यस। ठीक है। हेलो। हाँ बिल्कुल। सो हाँ तो मैंने सब कुछ टेस्ट करा लिया एंड ही और शी इज अ हेल्दी पर्सन, कोई भी हेल्थ इश्यू नहीं है। लेकिन अगर स्नीज होता है या मान लीजिए यूरिन आ गया, तो उसको बाथरूम तक जाने का टाइम नहीं मिलता है, यूरिन पास कर देता है। ऐसा क्यों? अच्छा, तो इसको मेल में समझे या फीमेल में समझे, दोनों के अलग अलग कारण। मेरे पास दोनों केसेस है। अच्छा ठीक है। सो मेल में पहले समझ लीजिए कि मेल में ऐसा क्यों। मेल में ऐसा इसलिए आया क्योंकि जब मेल ने पानी पीना कम रखा हम्म, तो उसकी बॉडी में वाइटल पैरामीटर्स तो ठीक चलते रहे, लेकिन उसका यूरिन में जो टॉक्सिन्स थे उनका लेवल मिनिमम टू मैक्सिमम हो गया, जिसकी वजह से जो इंस्पिंक्टर्स काम कर रहे हैं यूरिन को रेगुलेट करने के लिए, इन इंस्पिंक्टर्स पे दबाव बढ़ने लगा, सो दैट हम्म, धीरे धीरे कमजोर हो गए। क्योंकि इनका कंट्रोल ब्रेन से होता है, और हम्म, मसल्स की हेल्थ जब कमजोर होगी तो ब्रेन बहुत लंबे समय तक कंट्रोल नहीं कर पाएगा, तो ये ब्रेन क्या करेगा, छोड़ देगा। तो हम्म, ब्रेन छोड़ देगा तो मसल्स बहुत लंबे समय तक न रोक के ढीला कर देगी, तो लीकेज हम्म, अपने आप हो जाएगा। इसको ठीक करने का बहुत सरल सा उपाय है कि मसल्स की हेल्थ को इम्प्रूव कर लीजिए। जो यूरेथ्रा की मसल्स हैं उन मसल्स को इम्प्रूव कर लीजिए, हम्म, और अपने ब्लड में टॉक्सिन्स, मतलब अपने ब्लड में या यूरिन में टॉक्सिन्स के लेवल को कम कर लीजिए। क्योंकि हम्म, उन्हीं टॉक्सिन्स की वजह से बहुत फ्रिक्वेंट यूटीआई इन्फेक्शन भी हो रहा है। तो हम्म, आपको करना क्या है कि रोज कम से कम 4 लीटर पानी पीना है, और हम्म, 2 नारियल पानी, मतलब दो हम्म, नारियल पानी इन द सेंस कि एक नारियल पानी अगर आपको 150 ml तक का आ रहा है एक नारियल में, तो 300 ml तक का नारियल हम्म, पानी। अगर ये आप 15 दिनों तक नारियल पानी और रोज 4 लीटर पानी पीते हैं, और पेल्विक फ्लोर की मसल्स को मजबूत करने के लिए कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं, तो मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूं कि मेल में ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। ठीक, थैंक यू थैंक मेल यू। में ये कोई प्रॉब्लम नहीं है 80 साल के पहले तक। हम्म, आफ्टर 80 years क्या होगा कि प्रोस्टेट ग्लैंड्स थोड़ी इलार्ज हो जाएंगी, तो ये इनकॉन्टिनेंस हो सकता है, कई बार परमानेंट ब्लॉकेज भी हो सकता है। तो वो प्रोस्टेट ग्लैंड की मसल्स का इलाज होगा। तो अगर प्रोस्टेट ग्लैंड आपने देख लिया है तो सिर्फ हम्म, ये यूरेथ्रा की मसल्स की वीकनेस है, जिनको थोड़ी एक्सरसाइज, थोड़ा वाटर इनटेक, और वाटर इनटेक के साथ साथ 15 दिनों तक नारियल पानी, इसलिए क्योंकि इससे आपके ब्लड का पीएच अच्छा हो जाए। ठीक, सर, इसमें कीगल एक्सरसाइज और मूलबंध जो है वो भी इंक्लूड कर सकते हैं? ईगल एक्सरसाइजेस कर सकते हो, मूल बंद कर सकते हो, सेतु बंद आसन कर सकते हो, जठिरा एनी परिवर्तन पेल्विक कर सकते हो, एक्सरसाइजेस। आप सुप्त बद्ध कोण आसन कर सकते हो, बद्ध कोण कर सकते हो, बद्ध संचालन कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे एक्सरसाइजेस, आसनास आप किए जा सकते हैं। सबसे अच्छी एक्सरसाइज अगर 40 साल से पहले की एज है तो है मेरे हिसाब से जानुसिरासन। अगर 40 साल से पहले, 40 साल के बाद मैं कहूंगा
बद्ध संचालन ज्यादा अच्छा होगा, आपको पेरिनियम तक हील ले जाने की जरूरत नहीं। अगर आप 40 साल से पहले हैं तो पेरिनियम पे हील लगाइए, आगे झुक जाइए, सबसे अच्छी एक्सरसाइज। ठीक। तो ये तो हो गई मेल कंडीशन की बात। अब इसी को फीमेल कंडीशन में समझ लीजिए कि अगर कोई फीमेल 35 प्लस है, बहुत फ्रीक्वेंट यूटीआई इन्फेक्शन हो रहे हैं, यूरिन इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम आ रही है, तो सिंपली यहाँ पे ईस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल डिक्रीज हो रहा है। ईस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल जब डिक्रीज होता है तो पेल्विक फ्लोर की मसल्स कमजोर हो जाती हैं, जो उनका यूरेथ्रा की मसल्स है वो वीक हो जाएंगी। तो फीमेल में मेल वाली सारी चीजें तो करनी ही करनी है, साथ साथ ट्राई करना है ईस्ट्रोजन को नेचुरली बूस्ट किया जाए। अगर मेडिकली वो बूस्ट करती है तो भी ठीक है, पर मैं मेडिकली इसलिए नहीं रेकमेंड करूंगा क्योंकि वो मेडिकली बूस्ट करना थोड़े समय के लिए है। तो टेम्पररी। नेचुरली ईस्ट्रोजन को बूस्ट कर ले तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। जी मनोज बताएं। सर मेरे एक मैडम है, वो क्लाइंट है, उनके हस्बैंड है, उनकी जो एज है वो है 51 ईयर ओल्ड। जी। ठीक है। तो मैडम ने क्वेश्चन किया कि उनके जो हस्बैंड है उनको इनग्वालियन जो है वो हर्निया है। अच्छा, इंग्यूनल हार्निया। उन्होंने 2 डॉक्टर से कंसल्ट किया, तो एक डॉक्टर कहता है कि ये जो है ये ऑपरेट होगा। अच्छा। ठीक है। दूसरे डॉक्टर को उन्होंने दिखाया तो वो बोल रहे हैं कि एक्सरसाइज के थ्रू जो है इस चीज को जो है वो इम्प्रूव किया जा सकता है। अच्छा। तो तो हम इसको कैसे कंसीडर करें आपके थ्रू, मतलब इस हिसाब से? बिल्कुल, पहले तो हार्निया समझ लीजिए, हार्निया होता क्या है। आपके पेट में एक लेयर होती है पेरिटोनियम की लेयर, जिसका काम होता है इंटेस्टाइन को कवर करके रखना। जैसे मोबाइल का कवर होता है ना, वैसे इंटेस्टाइन का कवर है पेरिटोनियम। तो मोबाइल का कवर आप जो लेते हो वो आप देख के लेते हो, वो ढीला नहीं होता। जब ढीला हो जाए तो मोबाइल बाहर गिर जाएगा और कवर हाथ में रह जाएगा। लेकिन अगर ये पेरिटोनियम की सही से मतलब ध्यान न रखा जाए, बदपरहेजी हो, तो पेरिटोनियम ढीला हो जाता है। तो जब जी। पेरिटोनियम ढीला होगा तो आते क्या होगी, पेरिटोनियम को लिए लिए नीचे खिसक जाते हैं। कई बार पेरिटोनियम कमजोर होके फट जाती है। तो जब पेरिटोनियम फट जाएगी तो सिर्फ आंत नीचे निकल जाएगी, पेरिटोनियम वहीं की वहीं लगी रह जाएगी। तो जब पेरिटोनियम फट जाएगी तब सर्जरी करना जरूरी है। और जब तक पेरिटोनियम नहीं फटी है तब तक एक्सरसाइज से पेरिटोनियम को वापस मजबूत करके उसको फिक्स किया जा सकता है। तो जिस डॉक्टर ने कहा कि एक्सरसाइज से इम्प्रूव हो जाएगा, वो समझदार डॉक्टर था। उसको लगा कि थोड़ी एक्टिविटी करेंगे तो पेरिटोनियम मजबूत होके उसको फिक्स कर ले जाएगी। ओके। ठीक। सर तो व्हाट इज पेरिटोनियम? पेरिटोनियम एक एब्डोमेन की लास्ट लेयर है, जिसका काम है ऑर्गन्स को कवर करना, ऑर्गन्स को सेपरेट करना एक दूसरे से। तो ये पेरिटोनियम की लेयर जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन को कवर करती है, लार्ज इंटेस्टाइन को कवर, लीवर को कवर करती है, स्टमक को कवर करती है। ये सारे लेयर्स कवर करती है, इवन यूट्रस को भी कवर करती है। तो ये पेरिटोनियम की लेयर जो है वो यहाँ पे वीकन हो गई है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम। ओके। ओके। तो ये पेरिटोनियम की लेयर को थोड़ा पेट की एक्सरसाइजेस करा के इम्प्रूव किया जा सकता है। लेट के कोर्स। पैरों को उठाना, जैसे आप वो करते हो 30, 60, 90 डिग्री का वो नौकासन हो गया। नौकासन कर लिया, या फिर आपने पीछे सलभ आसन कर लिया एक एक पैर से, या फिर आप पैरों को मोड़ के जो भुजंगासन उठाते हो, सिंपल जो भुजंगासन उठाते हो वो कर लिया। साइड से ऑब्लिक मसल्स पे काम कर लिया, ट्विस्ट कर लिया, बैकवर्ड फॉरवर्ड स्ट्रेच कर लिए, लेटरल स्ट्रेचेस कर लिए, तो आपके पेट के मसल्स जो है उनमें थोड़ी लचक बढ़ जाएगी, मसल फाइबर्स मजबूत होंगे और पेरिटोनियम कवर करनी जो है वो बेहतर हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। चलिए, तो आज की बातचीत को यहीं समाप्त करें या किसी और के कुछ सवाल हैं? मानसी। सर लास्ट
जी संडेज के जो क्लासेस के अगर रिकॉर्डिंग्स होंगे तो वो प्लीज यूट्यूब पे पोस्ट कर दीजिए, मतलब मेरे छूट गए थे, मुझे वो लास्ट संडे तो हमने रिकॉर्ड किया था, पता नहीं पोस्ट हुआ कि नहीं, मैं देख लेता हूँ इस संडे नहीं, का। एक्चुअली लास्ट आई गेस आपका पोस्ट 1 महीने पहले का है। अच्छा, मैंने चेक तो किया देख था लेते आज। हैं। हाँ, हो सकता है ना हुई हो रिकॉर्डिंग्स फिर, अगर हुई होगी तो मैं जरूर पोस्ट करवा देता हूँ। जी जी, थैंक यू। हम्म, सर सर मेरा नमस्ते क्वेश्चन सर, एक पूछिए। क्वेश्चन था। बताएं संजय। सर कैन यू हियर मी? हाँ हाँ बिल्कुल, बोलिए। हाँ सर, अभी जो लास्ट हर्निया का आपने एक्सरसाइज वाला सॉल्यूशन बताया, दैट इज ए परमानेंट मींस आई मीन परमानेंट, यानी 100% रिकवर सॉल्यूशन है या फिर भी कुछ डैमेज रह जाता है विद एक्सरसाइज हर्निया का? देखिए, अगर पेरिटोनियम परफोरेशन नहीं है, पेरिटोनियम जो है आपकी वो डैमेज नहीं हुई है, तो काफी हद तक 99% तक इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं। ये डिपेंड करता है कि आपके पेट पे फैट की लेयर कितनी होती है। फैट की लेयर जैसे जैसे कम होती जाएगी, ये इम्प्रूव होते जाएगा। सर एक क्वेश्चन मेरा था, आई एम सो सॉरी, मैं अभी वीडियो ऑन नहीं कर पाऊंगी। कोई बात सर आपने स्टार्टिंग में बोला कि देर इज नो एनी काइंड ऑफ एलर्जी लाइक ग्लूटेन, और ये इसके लिए हमें जो टॉक्सिन्स हैं उनको बॉडी से बाहर निकालने के लिए हमें 1 मंथ तक ही प्रैक्टिस करनी चाहिए कि एक ही चीज मतलब सॉफ्ट खाएं 1 टाइम, राइट? सॉफ्ट नहीं तो बोल, मैंने कहा कोई एक आहार कल्पाहार होता है। एक, हाँ, यस यस, सॉरी, कल्पाहार सर, हाँ कल्पाहार हम खाएं। हाँ। सर लेकिन जैसे अभी हमें एलर्जी लग रही है, ग्लूटेन की लग रही है, तो कि हमें वो खाने से हमें ब्लोटिंग स्टार्ट हो जाती है, तो उसको हमें खाना ही नहीं है, या उस एक मील में नहीं खाना, या फिर पूरे दिन हमें मतलब ये एक कल्पाहार खाना है एक ऐसे? महीने नहीं खाना है। 1 महीने नहीं खाना? हाँ, अच्छा, इस ठीक है सर, वो इस मुझे, इस एक महीने सिर्फ पानी, और दिन में हाँ 3 जी, बार भोजन करना है, सुबह हाँ जी, दोपहर और शाम को। इसके अलावा जी, पानी पीना और कुछ नहीं करना। पानी पीना है सर? हाँ, पानी पीना है और कुछ नहीं करना। बाकी एक्सरसाइज ओके, करनी है, पैदल चलना है, अपने आप को हाँ सेहत जी, करना है, वो सारे काम करने हैं। बस हाँ जी, भोजन के रूप में कुछ और नहीं पाना है, कुछ और नहीं ग्रहण करना है, ना तो फल, ना तो सब्जियां, ना सलाद, ना गोलगप्पे, ना नमकीन, कुछ भी नहीं। अगर कहीं आपको कोई कुछ ऑफर भी कर रहा है तो इस एक महीने उसको भूल जाइए। सर वो खिचड़ी तो खानी है ना? या सिर्फ खिचड़ी, खिचड़ी तो खानी है ना सर? खिचड़ी, हाँ। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ओके। सर खिचड़ी में घी डाला है या नहीं? शिल्पा, न डाले तो बेहतर है। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि लैक्टोज इंटॉलरेंस है, दूसरी तरफ आप कह रहे हो नहीं नहीं मुझे घी भी खाना है, तो दोनों चीजें फिर ठीक नहीं होंगी। और सर एक क्वेश्चन ये था कि अगर वेट लॉस में अगर जा रहे हैं, और अगर, सर पूछ सकती हूँ ना, अभी टाइम है सर कि हाँ हाँ, बाद में? पूछ लीजिए। हाँ, ठीक है। अगर किसी का हेल्दी लाइफस्टाइल भी है और सब कुछ फॉलो कर रहा है, एक्सरसाइज भी कर रहा है बराबर से, जो एक्टिव आपका रूटीन है वो भी सारा है, फिर भी अगर वेट मतलब स्टक हो गया है, तो सर उसके लिए फिर और क्या कर सकते हैं सर? बहुत अच्छी चीज है। ऐसे इंसान को 1 घंटे के लिए डंडा लीजिए, अच्छा सा डंडा, तेल लगाइए और उस डंडे को उसके सामने लेके खड़े हो जाइए और बोलिए बैठ जाए। जब आंख खोलेगा एक डंडा मारूंगी, जब आंख खोलेगा एक डंडा मारूंगी, और 1 घंटे बैठाइए। आंख खुली पट, आंख खुली पट। ठीक। अगर डंडा नहीं मार सकती, आपकी कुछ मजबूरी है, तो आंखों के ऊपर एक वो कवर लगा दीजिए, वो जो आई मास्क आता है ना सोने वाला, वो मास्क हम्म। लगा के 1 घंटे के लिए बैठा दीजिए और बोलिए अगर हिलेगा तो मारूंगी चट, तो अगर उंगली हिली, उंगली पे मारे काट। हम जब, मतलब ये जो मैं बता रहा हूँ, ये मेरे टीचर का सच्चा तरीका था। हम्म। जब हम पढ़ रहे थे अपने कॉलेज के दिनों में, तो ध्यान करना जाहिर सी बात है, कॉलेज डेज में किसको अच्छा लगता है। तो शाम के समय जब सूरज डूबने वाला होता था ना, तब हमें लगता था कि यार क्या खड़ूस टीचर है, वो सारे स्टूडेंट्स को पकड़ के कमरे में भर देता था, हमारा हॉल बड़ा सा था, भर देता था।
और उनकी मस्त वाली सोटी थी, उसके लिए उन्होंने कपड़े का एक कवर बनवाया। वो कपड़े के कवर में ऐसे डंडा डाल के रखते थे, बस ऐसे कवर पकड़ के खींचते थे डंडा लेके, और वो डंडा सिर्फ लेके और बैठ जाते थे अपने उस पे। हमारे कैंपस में उनके लिए अलग से पोडियम बना हुआ था जिस पे बैठते थे, उस पे आराम से ऐसे बैठ जाते थे, एक पैर के ऊपर एक पैर बिठा के। हमें लगता है हम लोग राक्षस बैठ गए हैं। अब उसके बाद 1 घंटे तक हमें कुछ नहीं करना, आंख बंद करके जितनी बदतमीजी करनी कर लो, मन में उनको जितनी गालियां देनी गालियां दे लो। कहते थे मुझे जितनी गालियां देनी है दे ले, जो करना है कर ले, आंख खुली तो डंडा पड़े, हाथ पैर हिले तो डंडा पड़े। और आप विश्वास नहीं मानोगे, 1 साल तक ऐसा करने के बाद जब कैंपस से बाहर निकले हम, तो जैसे ही वो 5:30 पौने 6 बजे का टाइम होता था ना, तो अपने आप दिमाग शांत हो जाता था, कुछ करने की जरूरत ही नहीं होती थी। और सर ये आज भी मैं बता रहा हूँ, ऑलमोस्ट इस प्रोसेस को पूरे हो गए 16-17 साल, और उस 16-17 सालों के बाद भी मुझे आज भी शाम का वो जो समय है ना, जब सूरज डूबता है और शाम होती है, उस समय आज भी मुझे कुछ करने का मन नहीं होता। पूर्वजों से बहुत सुना था कि गोधूली बेला में कुछ नहीं करना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए, लेकिन सच्चा मतलब उन्होंने सिखाया। अब सोचिए, जब हम पढ़ रहे थे तो हमें क्या लगता था, यार कितने बेकार टीचर हैं, डंडा लेके कौन डराता है बच्चों को। लेकिन आज हमें लगता है कि कितने अच्छे टीचर थे, अगर वो डंडे से नहीं डराते तो शायद हम बैठते ही नहीं। सर इससे इंसोमिनिया का प्रॉब्लम तो सही हुआ, क्योंकि एक को मैंने बताया था कि आप रात को सोने के पहले 15 मिनट के लिए पट्टी बनाकर और सो मतलब बैठ जाना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ बैठना है। एंड नेक्स्ट डे उन्होंने मुझे बताया कि है ना उनका बहुत अच्छा नींद हुआ रात को, और अभी नींद में बहुत अच्छा मतलब इम्प्रूवमेंट है। तो ये चीज नींद पर तो, लेकिन ये फेट लॉस पे भी काम करेगी, ये पहली बार पता चला सर। देखिए शिल्पा जी, योग बहुत सरल है, हाँ बस गलती क्या है ना, कि हमें सरल चीजें थोड़ी समझ में कम आती हैं। हाँ सर वो तो है। अगर मैं यही बता दूं आपको कि थोड़ा डिफिकल्ट तरीका, कि इतने बज के इतने मिनट पे ऐसे पैर करके, ऐसे पीठ सीधी करना, कंधे ऐसे करना, ऐसे हाथ की स्थिति बनाना, आंख बंद करके बैठ जाना, तो वो थोड़ा इम्प्रेसिव लगेगा, पर आप करोगे नहीं। आपको लगेगा भी हाँ सामने वाला बड़ा नॉलेजेबल है, लेकिन मैंने बताया कि नहीं, डंडे के बल पे बैठा दो, सुन के थोड़ा वियर्ड लगेगा। मैं बता तो रहा हूँ, हमें जितनी गालियां आती होंगी हमने सारी गालियां उनको दी होंगी, और सिर्फ गालियां ही नहीं दी, वहां से जब निकलते थे ना, तो भी बैठ के ग्रुप में गालियां देते थे। लेकिन आज समझ में आया कि कितना बेहतर काम वो हमारे साथ करते। जब हम आसन करते थे ना, तो हमारे टीचर ये नहीं कहते थे कि कौन कितना बेहतर आसन करे, कौन कितना मजे से आसन कर रहा है वो चेक करते थे। जब हम कभी मैं थोड़ा दूसरे तरह का स्टूडेंट था, मुझे लगता था किसी से कुछ हो गया तो मेरे से क्यों नहीं हुआ, मैं खींचने तानने लगता था, फट दे डंडा मार देते थे, तो मुझे लगता था मेरे से जलते हैं, मेरे से चिढ़ते हैं। सच्ची बता रहा हूँ, मेरी ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी कि मुझसे चिढ़ते हैं। और बाद में समझ में आया कि मैं उनका फेवरेट स्टूडेंट था, इसलिए वो मुझे मार मार देते थे। तो ये बड़ा अंतर है। टीचर जो है ना, जब तक स्ट्रिक्ट नहीं होगा तब तक वो सच में शायद सारी चीजें नहीं दे सकते। कई बार आपको जानबूझ के भी थोड़ा स्ट्रिक्ट अपने स्टूडेंट्स के साथ होना पड़े, अगर आप वाकई उनको कुछ फायदा देना चाहते। अब सोचो कि अगर कोई बच्चा अच्छे से आकर्ण धनुरासन कर रहा है, ठीक, लेकिन अब वो आकर्ण धनुरासन करते वक्त ये देख रहा है बगल वाले का कितना खींचा, तो उसको डंडा पड़ जाता था। और कोई अगर यहां तक भी खींच पाया लेकिन अपने आसन में तल्लीन है, तो वो बहुत अच्छा आसन करता था। तब हमें समझ में नहीं आता था कि यार मैं तो इतना अच्छा कर रहा हूँ, वो उसका खींच ही नहीं रहा है लेकिन वो अच्छा कर रहा है।
अब धीरे धीरे समझ में आया कि वो अच्छा नहीं, वो बहुत अच्छा कर रहा था, और जो पूरा खींच रहा था वो सर्कस कर रहा था। तो जब तक हम सर्कस करेंगे, 1 2 1 2 1 2 करेंगे, तब तक कुछ नहीं पाएंगे। हो सकता है थोड़ा बहुत ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो, बॉडी थोड़ी एनर्जेटिक, थोड़ी लाइट, थोड़ी एक्टिव हो, पर इससे आगे अगर कुछ पाना है तो सरलता, सहजता और स्थिरता, इन तीनों को साथ जोड़ना ही पड़ेगा। ठीक, तो आपके समय और थैंक सहयोग यू के लिए धन्यवाद। नमस्कार। सर, सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर ये सर। टेक्निक तो मतलब हर चीज पे काम करेगी। आपने जो आईबीएस बताया या गट का प्रॉब्लम बताया, कुछ भी प्रॉब्लम बताया, आई थिंक कि ये टेक्निक हर चीज पे ही काम, क्योंकि मैं 2 3 लोगों पर ये चीज 15 मिनट्स के लिए तो मैंने करवाया था। अब आगे मैंने इसको नहीं करवाया, लेकिन उनके रिस्पॉन्स मुझे अच्छे मिले थे सर। बट आई थिंक कि मतलब ये काम करेगा हर चीज पर सर। शिल्पा जी, आप समझती हैं कि दिमाग कैसे काम करता है, तो वैसे ही करेंगे, हम्म, हम्म, है ना? ठीक है सर। सर ओके मानसी बोल रही हूँ सर। जी। सर मैं मानसी जी, आपने अभी कुछ बोलना चाह रहे थे, फिर बात ये हो गई। मैंने आपको क्वेश्चन किया था व्हाट्सएप। जी जी मानसी जी, मैं थोड़ा व्यस्त था इसलिए हमारी बात नहीं हो पाई, तो कोई हम बात नहीं, तो मैं दोबारा आपको या आप जैसे। अब आज तो मत करिए, कल हम बात करेंगे। ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू धन्यवाद सर। थैंक यू सर।